Hi everyone, welcome to Inquest IAS. Very good morning to all of you guys. Good morning to everyone. I hope I am audible and visible to you perfectly. मैं अंकिता जिंदल और आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ. हम यहाँ से अपना करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. डेली द हिंदू करंट अफेयर हम लोग करते हैं और ये जो टाइमिंग है वो हम यहाँ पे डेडिकेट करते हैं टू द करंट अफेयर. ठीक है. सो December 1 का आज मैं न्यूज़ एनालिसिस कर रही हूँ. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली न्यूज़ अपने सामने आती है. अपोलोजाइज इफ़ यू वांट टू रिटर्न टू द राज्यसभा गोयल टू द 12 MPs. ठीक है. यहाँ पे आपको याद हो तो पहले मैंने न्यूज़ में आपको बताया था कि राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स हैं, 12 जो MPs हैं, मॉनसून सेशन का जब आखिरी दिन था, मॉनसून सेशन के आखिरी दिन, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ अनरूली और मिसबिहेवियर था, वायलेंट बिहेवियर था, इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन के पास ये पावर होती है. ही हैज़ एन अथॉरिटी टू रिमूव, टू सस्पेंड द 12 MPs फ्रॉम द राज्यसभा. ठीक है. तो यहाँ पे जो पीयूष गोयल जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वापस आना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू रिटर्न टू द राज्यसभा, देन यू हैव टू अपोलोजाइज. आपको यहाँ पे क्षमा जो है वो यहाँ पे लेनी होगी. ठीक है. तो चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या कहती है अभी. अब इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ और डाटा भी बताया था, फैक्ट बताए थे कि ये जो पावर होती है एमपी को सस्पेंड करने की, वो होती है आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास. वेदर फ्रॉम द, अगर हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं तो इट्स पावर है लाइज विद द स्पीकर, एंड अगर हम लोग राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो दिस पावर लाइज विद द चेयरमैन. राइट. हाँ, और ये जो पावर ऐड हुई थी वो 2001 में एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे उसमें शामिल कर दी गई थी. लेकिन प्लीज़ इसमें याद रखिएगा कि लोकसभा के केस में जब उसको हटाने की पावर होती है स्पीकर को, तो मैक्सिमम 5 या 6 डेज जो है वो हटा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. राइट. चलो, यहाँ पे जो लीडर ऑफ द हाउस एंड द राज्यसभा पीयूष गोयल जी, उन्होंने ट्यूसडे को ये कहा कि अगर जो अपोजिशन के मेंबर है, इफ दे वांट टू रिटर्न, हाँ, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपोलोजाइज करना होगा. अपोजिशन स्टेज है वॉकआउट एंड स्टेट अवे फ्रॉम द प्रोसीडिंग से, और जो है उन्हें दूर रहना होगा. अपोजिशन ने कहा कि जो सस्पेंडेड एमपी हैं वो होल्ड करेंगे सिट इन एट द गांधी स्टैचू ऑन द पार्लियामेंट प्रीमाइसेस टिल द एंड ऑफ द विंटर सेशन. अब जब ये विंटर सेशन में उनको बैठने की अनुमति नहीं है, तो अपोजिशन ये कह रही है जो विंटर सेशन के अंत तक ये गांधी स्टैचू के सामने जो है वो बैठेंगे. ठीक है. द गवर्नमेंट स्ट्राइकिंग ऑन ए कंसिलेटरी नॉट डिड नॉट टेक अप द लिस्टेड लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑफ द डैम सेफ्टी बिल. यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डैम सेफ्टी बिल इन द अब्सेंस ऑफ अपोजिशन वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन के मेंबर नहीं है तो उस पर इतना फोकस जो है वो डैम सेफ्टी बिल पे नहीं किया जाएगा. सोन आफ्टर द हाउस वॉज कन्फीन्ड फॉर द डे, leader of the opposition pointed out that on technical grounds suspension was illegal. He said कि ये जो आपने यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है, it was illegal. ठीक है. तो इस तरीके की न्यूज़ है जो आप लोगों को याद करना है. अब देखो कि क्या प्रोसीजर रहता है. एक्चुअली पेन पता नहीं चल रहा कहाँ चल रहा है आज. First, the chairman had to name a member if he was of the view that the member had disregarded the authority of the chair. यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको सबसे पहले उस बंदे का नाम देना होता है, उस एमपी का नाम देना होता है, जिससे ये लगता है कि भाई इसने अथॉरिटी ऑफ द चेयरमैन को हार्म किया है या उसको हर्ट किया है. ठीक है. यानी कि डिग्निटी और जो एटिकेट्स हैं राज्यसभा के, उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है या फिर अब्यूज किया है अपने रूल्स को. ठीक है. तो किसके पास पावर है? चेयरमैन के पास है. ये वर्ड जो है ना कि भाई चेयरमैन के पास है या फिर आपके स्पीकर के पास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब उस बंदे का नाम ले लिया जाएगा तो एक मोशन पास होगा, बी मेड टू सस्पेंड देम, ताकि इनको सस्पेंड कर लिया जाए. मोर इंपॉर्टेंटली, दिस प्रोसीजर रेलिवेंट ओनली ऑन द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ द एलिगेज डिसऑर्डरली. जिस दिन ऐसा हुआ है मिसकंडक्ट वगैरह, उस ही दिन इस तरीके चीजें जो है वो हो सकती है. राइट. Moving ahead, GDP grew 8.4% in Q2, but recovery appears patchy. यहाँ पे बोला जा रहा है जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. सबसे पहले ये भी जान लो कि होता क्या है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऐसे भी होंगे 22 वाले फ्रेशर और 21 वाले भी एक्सपीरियंस बंदे भी होंगे. तो सबके वो साथ में लेके चलना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जीडीपी क्या होता है? एक देश की, या मैं बात करूं हमारे इंडिया की सीमा में एक साल में बने हुए प्रोडक्ट
एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बने हैं पूरे एक साल के अंदर, हमारे देश की सीमा के अंदर जो भी चीज़ बनी है उसकी जो फाइनल वैल्यू है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द रॉ मटेरियल, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू, मैं उसकी फाइनल प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू की बात कर रही हूँ, वो आपकी जीडीपी में शामिल होती है। याद रखिएगा, देश की सीमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाया किसी ने हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि आपके यहाँ पे इंडियंस भी बना सकते हैं उस चीज़ को, और ये फॉरेनर्स भी उस चीज़ को जो है वो बना सकते हैं। सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। फाइनल वैल्यू का होना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन द न्यूज़। जीडीपी जो है वो हमारी ग्रो करी है 8.4% से। Q2 की बात करें हम लोग, जो दूसरा टाइम होता है, बट रिकवरी अपीयर्स पैची। यहाँ पे जो हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें, कहीं ना कहीं वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है, बट हमारी जो जीडीपी है ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। इंडिया की जीडीपी ग्रो करी है जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में कंपेयर टू द 7.4%। पिछले साल अगर हम देखें तो 7.4% अपनी जीडीपी थी, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे 1% की बढ़ोतरी जो है वो हमें देखने को मिली है। विद द इकोनॉमिक ग्रोस वैल्यू एडेड राइजिंग 8.5%, और जो जीवी होती है वो अपनी 8.5% यहाँ पे बढ़ी है। फैक्टरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ की बात करें तो दैट वाज द 20.1%। द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर हैज़ ऑर्डर्ड द पूरे आधे साल में अपनी 13.7 ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन खोलने के बाद बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंपनी चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है, या जो अपने छोटे स्टार्टअप, स्मॉल स्टार्टअप होते हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। अकॉर्डिंगली जीडीपी इंक्रीज ज़रूर हो रहा है, लेकिन जो हम लोग अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। अभी हम अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से रिकवर नहीं देख पा रहे हैं, राइट। और दोबारा से जब ओमिक्रॉन आ रहा है, ओमिक्रॉन का जो एक नया वेरिएंट है कोविड का, वो खतरे में है, तो उसकी वजह से हम इकोनॉमिक अपनी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश जो है वो हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है, सीकिंग टू एम्फेसाइज दैट द रिकवरी प्रोसेस इज कंटिन्यू टू प्ले आउट, राइट। इकोनॉमिक्स वर नॉट फुली कन्विंस्ड अबाउट द एक्सटेंट एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस रिकवरी एंड रिएक्ट विद द क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले एक साल के अंदर रिकवरी हो जाएगी, बट उम्मीद है कि भाई रिकवरी जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट जीडीपी है सेकेंड क्वार्टर में वो 0.3% हायर है पिछले साल के पेंडेमिक लेवल के अकॉर्डिंगली हम देखें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी चिंताएं कुछ दूर ज़रूर हुई है, बट फिर भी वरिंग एरिया जो है वो अभी भी जो अवेलेबल है। इन पर्टिकुलर द इंस्पीड प्राइवेट जो कंजम्पशन है, स्पेंडिंग दैट स्टिल लैंग्वेज्ड बी बिलो प्री कोविड लेवल अलॉन्ग विद द एक्टिविटी इन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर हो गए, जैसे रिटेल, होटल, इनमें कहीं ना कहीं कुछ काम जो है वो चालू हुआ है जो हमारी इकोनॉमी को थोड़ा हेल्प कर रहा है। बेस इफेक्ट नेगेटिव जो ग्रोथ है आपको वो देखने को मिली है। इसके साथ ऑन द डोमेस्टिक डिमांड साइड ओनली ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इमर्ज्ड पॉजिटिव इन Q2 एवर 2019-20 लेवल में। उन्होंने ये कहा है कि जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि जो पूंजी का बनना है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिली है। डिमांड और सप्लाई में कहीं ना कहीं कमी अभी भी आपको देखने को जो है वो मिल जाएगी। फाइन, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ये देखो, डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट आर येट टू सी अ मीनिंगफुल एंड ड्यूरेबल पिकअप। यहाँ पे डिमांड और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दिख रही है। अब एक मिनट, ये देखने वाली बात है, अगर हम इसको फुली एनालाइज करें, जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इंडियंस के द्वारा की जा रही है, चाहे वो फॉरेनर्स के द्वारा की जा रही है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, FDI या FPI या FII, ठीक है, ये तीनों कहीं ना कहीं दिक्कत में इसलिए है गाइस, इसलिए है, एक तो इसका मुख्य कारण है कोविड, ठीक है, दूसरा इसका मुख्य कारण है इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे चल पा रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों इतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एक तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं ना कहीं वो बंद हो चुकी थी कोविड की वजह से, कोविड की लॉकडाउन की वजह से। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, रॉ मटेरियल में दिक्कतें हो रही है। अब कोई कंट्री के प्राइस इतने हाइक हो गए हैं, लाइक हम क्रूड ऑयल की बात कर दो कि नहीं, तो दीज आर द समथिंग कि जो कॉस्ट है ना हर चीज़ की वो बड़ी महंगी हो गई है, वो बहुत हाई हो गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड में फ़र्क आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब से आप कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हो।
मूविंग अहेड, ओमिक्रॉन डज नॉट एस्केप RT-PCR रेट। यहाँ पे बोला जा रहा है रेट क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये क्या होता है, रैपिड, सॉरी गाइज अगर बाहर का कोई शोर आपको दिखाई सुनाई देता है तो रियली सॉरी फॉर दैट। रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है और क्या ये सही होता है, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नया जो कोविड वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, ये एस्केप नहीं कर सकता RT-PCR रिपोर्ट को एंड टेस्ट एंड रैट को। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बात कही है। इट इंस्ट्रक्टेड द स्टेट टू रैम्प अप टेस्टिंग फॉर द प्रॉम्प्ट एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी केसेस। उन्होंने ये कहा है कि आप टेस्टिंग करिए और अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो केसेस की मतलब आपको करनी रहेगी। स्पेशली ये जो चीज़ है वो स्टेट्स को बोली गई है। गॉट माई पॉइंट। States are advised to target testing of passenger from the not at risk countries। उन्होंने ये कहा है कि स्टेट को ये एडवाइस दी गई है कि अभी आप एट रिस्क वाली कंट्री के टारगेट पे मतलब ना पहुंचो। देखो एक चीज़ यहाँ पे स्टेट को मिलने क्या गाइडलाइंस दी गई है कि जो कंट्री जहाँ पे आपको ओमिक्रॉन दिखाई दे रहा है, वे यू कैन सी द ओमिक्रॉन अभी जहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ से कहीं ना कहीं आप इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट है वहाँ से आप बंद करिए, या फिर वहाँ से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको आप बहुत ही सुरक्षा के साथ रखें। क्योंकि अगर एक बार इंडिया में ओमिक्रॉन फैल गया तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और हमारी हालत अभी इस तरीके से नहीं है कि हम उस पर ज़्यादा और खर्चा कर सके या ज़्यादा लॉकडाउन वगैरह लगा सकते, ऐसा कुछ अभी नहीं है। ठीक है, मिनिस्ट्री ने पॉइंट किया है कि वैक्सीनेशन आपको अभी प्रॉपर करनी होगी और हर घर दस्तक वाला जो कैंपेन है उसको यहाँ पे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक बना दिया गया है। ठीक है, amid the care over the new COVID variant Omicron, हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है पुट ऑन होल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन टू अलाउ स्कूल टू रन विद फुल्ली कैपेसिटी फ्रॉम 1 दिसंबर। फिलहाल उन्होंने इस चीज़ को अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं भाई मुल्ला पेरियार। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुल्ला पेरियार जो डैम है कहाँ तो ये है और कौन सी रिवर पर ये जो है वो बना हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए। मुल्ला पेरियार वाटर लेट आउट विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के ये बाहर आ गया। इसने बताया ही नहीं कि मैं बाहर आ रहा हूँ और ये बाहर आ गया। केला प्रोटेस्ट कर रहा है अर्ली मॉर्निंग रिलीजिंग फ्रॉम द डैम। यहाँ पे डैम में से पानी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है और जो टाउन्स और विलेज के जो रेजिडेंट है डाउन स्ट्रीम ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम इन केरला वर कोचन अवेयर अर्ली ऑन ट्यूजडे एज ओवर 5000 क्यूसेक ऑफ वाटर वॉज रिलीज्ड। अब देखो चलो मैं बता देती हूँ, जो मुल्ला पेरियार डैम है, ये जो डैम बना है वो पेरियार रिवर पे बना है। ये जो डैम है वो करीबन 116 पता नहीं 123 इतना पुराना डैम ये है। अगर एक डैम 100 साल से भी पुराना होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको चाहिए होती है और ये तो भाई बहुत बड़ा है, इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ लोकेटेड इन केरला और इसके अंदर पानी का लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर ये ब्रेक होता है तो केरल और तमिलनाडु को साथ में डुबो देगा। अब वहाँ से केरल के विलेजेस में, केरल के गांव में और शहरों में पानी इसका रिलीज हो गया है। सुबह उठ के देखा तो 5000 क्यूसेक ऑफ वाटर वहाँ पे रिलीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग है। ठीक है, विच रीच द अपर लेवल ऑफ द 142 एट द मिडनाइट। केरला एक्यूज किया है तमिलनाडु को, केरल अब तमिलनाडु को कह रहा है कि भाई तुमने रिलीज किया है ये एट ओड आवर्स विदाउट सफिशिएंट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग, तुमने बताया नहीं और सरप्राइज दे दिया। 9 ऑफ द 13 स्पिल अवे शटर ऑफ द डैम वर रेज, इस तरीके से इस टाइमिंग वगैरह पे ये बंद कर दिए गए थे। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सीजन चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रहा है ना, which is also known as a retreating monsoon। retreating और आपका नॉर्थ ईस्ट एक ही बात होती है। जिस समय पे वेस्टर्न घाट के इस वाले सेक्शन में ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, फ्लड के चांसेस भी हो जाते हैं, उसको आप लोग रिट्रीटिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवाएं अपने वापस घर में जो है वो जा रही होती है। हैवी रेन होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया है डैम का वो काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे हो चुका है। वाटर रीच हो, इसकी जो अपर लिमिट है ना 142 फीट, उसको यहाँ पे वाटर ने कैच कर लिया है। इसकी वजह से समस्या हो रही है कि पानी इतना एक्सेस होने की वजह से तमिलनाडु ने केरल में पानी रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से गाँव और शहरों में इस तरीके से पानी पानी हो गया, एज यू कैन सी इन द इमेज। फाइन, सोर्स कहते हैं दिस वाज द थर्ड टाइम, इस साल में तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु ने ऐसा किया है और ये मानता नहीं है।
मूविंग अहेड, नेक्स्ट न्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसर्न न्यूज़ आपके सामने है. फार्म फायर एडेड, फार्म फायर मीन्स डबल वार्निंग है ना. फार्म फायर एडेड 14.6 टू सिटीज PM 2.5 इन नवंबर. यहाँ पे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में नवंबर में जो PM 2.5 है, PM 2.5 है. पहली बात ये बताना हम इसको PM 2.5 क्यों बोलते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न और व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द PM 10 एंड द PM 2.5. ठीक है, आप वो कमेंट में मुझे बता देना. यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिल्ली के नवंबर में, इन दिल्ली सिटी नवंबर PM 2.5 में 14.6% जो है वो एडिशन हुआ है, यानी कि इसका लेवल जो है वो बढ़ गया है. कारण क्या है, स्टबल बर्निंग. ठीक है, स्टबल बर्निंग क्या होती है. अब कोई ये मत सोचना कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. 22 के एज अ फ्रेशर भी अपने साथ हैं तो सबकी कंसर्न करना रहेगा. स्टबल बर्निंग का मतलब होता है कि जब राइस की पैडी जो पैडी है उसके काटने के बाद जो नीचे बच जाता है ना, रेसिड्यू जो बच जाता है, किसान उसको बिल्कुल ज़मीन से नहीं काटते हैं. जब धान की खेती करते हैं तो उसको बिल्कुल ज़मीन से नहीं काटते हैं, जिसकी वजह से नीचे जो छोटे छोटे इस तरीके से रह जाते हैं उसको फिर बाद में वो फायर कर देते हैं, मतलब वो जला देते हैं. जिससे क्या होता है कि वो एक बार में जल के बिल्कुल खाली हो जाएगी ज़मीन और वो सोइल यहाँ पे बन जाएगी. इससे खतरा क्या है, नुकसान क्या है. एक तो भाई पॉल्यूशन बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है. नवंबर के टाइम पे आप खेती करते हो, मतलब काटते हो, धान कटता है अक्टूबर के अराउंड, राइट. उसके बाद किसान ये जला देते हैं. अब यहाँ पे फोग भी है और जो जलाने का स्मोक भी है कि नहीं, तो दोनों का मिश्रण हो जाता है. पहली इंपॉर्टेंट चीज़. दूसरी चीज़, सोइल. अब आप सोइल को वहाँ पे आग लगाएंगे तो सोइल के अंदर जो लवण है, जो मिनरल्स हैं, वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे. दैट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न. ठीक है, पोल्यूशन भी है, मिनरल्स का ख़त्म होना भी है और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी. स्मोग एक तरीके से ही बन जाता है ना. चलो, स्टबल बर्निंग नेबरिंग स्टेट में, दिल्ली ने बोला कि नेबरिंग स्टेट यानी कि हरियाणा और यूपी की मेन यहाँ पे बात की जा रही है और पंजाब की भी, यहाँ पे उनकी वजह से PM 2.5 दिल्ली को ज़्यादा फेस करना पड़ता है. दिल्ली वॉज एज हाई एज 48% यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी समस्याएं हो रही है. एवरेज जो कंट्रीब्यूशन है स्टबल बर्निंग का दिल्ली के PM 2.5 लेवल में कम से कम नवंबर में 14.6 था. इतनी बढ़ोतरी, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सेस यहाँ पे हुई अकॉर्डिंग टू द सफ़र. हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग का PM 2.5 में जाता है. एंड जैसे हम 2018 की बात करें तो इट वॉज अ 58%, 43% इन 2019 और 46% इन द 2020 में. तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है. इनिशियल कन्फ्यूजन, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि दिल्ली का जो PM 2.5 है वो यहाँ पे बढ़ रहा है. ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हायर पोल्यूशन इज स्टबल बर्निंग. एज आई सेड, भाई फार्म फायर तो स्टबल बर्निंग ही होती है, राइट. इस चार्ट को आप एक बार आराम से पढ़ लेना आफ्टर द एंडिंग ऑफ द सेशन, देख लेना, जिससे आपको ना डाटा पता चल जाएगा और फिर मेंस आंसर राइटिंग में चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी. स्टबल बर्निंग सीजन इज ओवर बिफोर द सेकेंड स्पेल इन द दिसंबर. सफ़र के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है. ड्यूरिंग द सेकेंड स्पेल द मेन रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द रेस्ट. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा खतरा और काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा. दिल्ली में पॉल्यूशन के रीजंस क्या क्या हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो छोटी है और ऊपर से पॉल्यूशन ज़्यादा, लोग ज़्यादा हैं, तो एक वो वाली चीज़. एक तो भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, आउटर स्टेट से जो ट्रक आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ट्रक कितने सारे आते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, दैट इज़ हाई, राइट. इसके अलावा स्टबल बर्निंग आसपास वाले कसर यहाँ पे पूरी हो जाती है, राइट. इसके अलावा फैक्ट्री इंडस्ट्री जो चल रही है वहाँ जो स्मोक आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कहीं ना कहीं वी हैव टू थिंक ऑन दिस. ठीक है, तो ये चीज़ है, ये आपको यहाँ पे भी करवा दी गई है. यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, asked the union government to respond on the fresh application seeking permission to the live stream of the court proceeding. अगर यहाँ पे जो मेंस मैरिज होती है
या वुमेन टू वुमेन मैरिज होती है उसकी मैरिज की लाइव स्ट्रीमिंग की यहाँ पे बात जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है। जो भी प्रोसीडिंग होती है इन दिस केस उसकी दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की बात यहाँ पे जो है वो बोली है, राइट, विच इज़ करंटली साइज ऑफ द 5 सेपरेट पिटिशन ऑफ द सेवरल सेम सेक्स कपल पोस्टेड इन द हियरिंग इन द फ्रेश प्ली टू द February 3 नेक्स्ट ईयर। आने वाली 3 फरवरी को अगले साल उसको ये हियरिंग जो है वो सुन ली जाएगी और बेटर रीच के लिए इतना ही बोला गया है कि इस तरीके की प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आप करोगे। एज अ गुड सेक्शन ऑफ द पब्लिक वॉज ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू अपकमिंग ऑफ दीज केसेस। आने वाले जितने केसेस होंगे उनकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे होगी। बाकी की जो हियरिंग है वो 3 फरवरी को सुना जाएगा। अभी तक की सबको सारी न्यूज़ जो है वो प्रॉपरली क्लियर है गाइज। अगर आप 22 के फ्रेशर हो तो अभी नोट्स मत बनाना, ठीक है। दिसंबर के बाद दिसंबर मिड के बाद आप जो है वो 15 दिसंबर के बाद नोट्स बनाना और नोट्स बहुत ही ज़्यादा कंसाइज आपके होने चाहिए, बहुत ही छोटा छोटा लिखा होना चाहिए। अगर आप 21 के फ्रेशर हो, मतलब अभी 22 में आपका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो आप बना सकते हो क्योंकि आपको प्रॉपरली जो है वो चाहिए है, ठीक है। मैं आपको आइडिया भी आ गया है और बेस्ट ये रहता है कि आप अगर मैगजीन से पढ़ते हो, फिलहाल नोट्स में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैगजीन से पढ़ लेते हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल ये चीज़ जो है वो रहने वाली है। केरला टू एक्ट अगेंस्ट वैक्सीन हेजिटेंसी, यहाँ पे बोला जा रहा है भाई केरल के अंदर अगर वैक्सीन लगवा ली है तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अगर कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कोविड की तो आपका नहीं होगा। देखो एक मिनट, नो फ्री कोविड ट्रीटमेंट टू दोज नॉट कोऑपरेटिंग इन द प्रिवेंशन स्टेप। कोविड को रोकने के लिए जो हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसमें मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई फ्री ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। मदद नहीं करना मतलब वैक्सीन ना लगवाना। अच्छा ये बताओ, क्या वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी है? इज इट मैंडेटरी और इट इज वॉलेंट्री? क्या है, इच्छाजनक है या भाई लगवाना ही पड़ेगा? हाँ, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। दो चीज़ों में से क्या है? केरला की गवर्नमेंट फ्री कोविड ट्रीटमेंट उनको नहीं देगी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाई है। कोविड रिव्यू मीटिंग में ये बात जो है यहाँ पे बोल दी गई थी, गवर्नमेंट वुड नॉट बी ऑब्लाइज टू पिक अप द टैब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल का यहाँ पे कोई फ्री ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि जो अभी भी अनवैक्सीनेटेड रहते हैं आप कृपया करके जो है वो वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि हम इस सीरीज डिजीज और एलर्जी वगैरह चीज़ों से जो है वो बच जाएं। टीचर जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल इश्यूज हैव टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर ने इस पास किया होगा। अदर शुड टेक द वैक्सीन, आपको जो है वो वैक्सीन वगैरह यहाँ पे लेनी होगी। ज़्यादा इस न्यूज़ में हम नहीं जाएंगे, इतना ही था। उत्तराखंड श्राइन आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या है इस न्यूज़ में? With assembly poll in 22, BJP administration bows to pressure recalls the Devasthanam Board Act. ठीक है, let me check how many news are left guys. There are much. चलो कोई नहीं, करते हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट है उसको वो दोबारा से देखना चाहिए, जहाँ पे 51 टेम्पल के कंट्रोल को एक्सटेंड कर दिया गया था एंड हैड बीन अपोज्ड टूथ एंड नेल बाय द शेयर्स एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी होप करता है कि एक मेजर पॉलिटिकल पेन पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए स्टेट के अंदर एंड कीपिंग इन माइंड द सेंटिमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वो भी ऑनर ऑफ द प्रीस्ट एंड डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, वो भी यहाँ पे बने रहेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तराखंड के अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे कोई ना कोई पार्टी का कंट्रोल जो है वो ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए और चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि लोगों की इंटरेस्ट, सेंटिमेंट, ऑनर ऑफ द प्रेस, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट को भी यहाँ पे जो है वो ध्यान में रखा जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई पावर्ड कमेटी, जो कि श्री मनोहर कंत धामी के तहत यहाँ पे बना दी गई थी। मूव इज इंटेंसली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टेट पॉलिटिक्स एज द बीजेपी वॉज फेसिंग ट्रेमेंडस ब्लॉबैक एंड थ्रेट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम हिंदू रिलीजियस। यहाँ पे जो मूव लिया गया है वो स्टेट पॉलिटिक्स एज जो, क्योंकि जो बीजेपी है हिंदुओं के मंदिर आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा है, तो हिंदू रिलीजियस ग्रुप की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस वजह से ये जो एक तरीके से स्टेप है वो लिया गया है।
स्टेट ने कहा 3 चीफ मिनिस्टर इन ईयर विद त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको पता है ना उत्तराखंड में अभी इस साल कितना चेंजेस आए हैं, कितना न्यूज़ में रहा है उत्तराखंड, है ना, ड्यू टू द सीएम। और सीएम की वजह से इस साल क्या 1-2 साल से काफ़ी न्यूज़ में ही है बल्कि, और श्राइन्स की वजह से। अब आपको उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी श्राइन है, कौन कौन सी जगह है रिलीजियस है, और कौन कौन से देती को वर्शिप किया जा रहा है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की योजनाएं वहाँ पे जो है वो स्टार्ट की गई हैं, कौन कौन सी रिवर का उद्गम वहाँ से होता है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, किस ट्रिब्यूटरी पे कोई डैम बना है कि नहीं, ठीक है, किस ट्रिब्यूटरी का क्या ओरिजिन है, क्या एंडिंग है, एवरीथिंग यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। और अगर आप लोग यूके का पीसेस दे रहे हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं, तब तो आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। यूपी का और यूके का दोनों के पीसेस में आपको यूके के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, फाइन। और अभी हमने कल परसों एक न्यूज़ भी की थी कि यूके यूपी का जब डिवीज़न हुआ था तो सिर्फ कहने मात्र से डिवीज़न हो गया था, बाउंड्रीज हो गई थी, पर जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ है उनमें कोई डिवीज़न नहीं हुआ था। बट इस बार 2-3 दिन पहले योगी जो सरकार है उन्होंने ये कहा था कि यूपी की जो एसेट हैं जो यूके की होनी चाहिए थी वो उनको यहाँ पे दे दी जाएगी, तो जो प्रॉपरली डिवीज़न है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन, गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। देखो यहाँ बोला जा रहा है कि स्टेट सो 3 चीफ मिनिस्टर इन ईयर, एक साल में 3 सीएम देखे गए हैं विद त्रिवेंद्र सिंह रावत हु गॉट द एक्ट पास इन 2019 हैविंग लॉस्ट हिज जॉब डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द पर्सनल अनपॉपुलैरिटी की वजह से इस तरीके उन्होंने बैकअप कर लिया था। हिज टर्म वाज फॉलोड बाय ए शॉर्ट टर्म ऑफ द तीरथ सिंह रावत आए थे, एंड फाइनली मिस्टर धामी जो अभी आए हैं जो कट हिज लॉसेस क्लोज टू द पोल्स, ठीक है। 51 टेम्पल दैट हैड कम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल व्हेन द एक्ट वाज इन द फोर्स, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। जब एक्ट वाज इन फोर्स में था तो एक वर्ग बद्रीनाथ और केदारनाथ जो थे दैट वाज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। कांग्रेस लीडर रावत जी ने बोला कंपेयर दिस रिवर्सल ऑफ पॉलिसी अंडर द पब्लिक प्रेशर टू रिपील ऑफ द 3 कंटेंशियस फार्म लॉज बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कंपेयर रिवर्सल ऑफ पॉलिसी, इसको देखेंगे क्या कह रहा है, बाकी ये वाली चीज़ है जो आपको पूरा यूके के बारे में पढ़ना रहेगा। न्यू क्रिप्टो बिल विल बी इंट्रोड्यूस सून, गवर्नमेंट ब्लॉकचेन बिटकॉइन इन सब के बारे में काफ़ी बात जो है वो हो रही है। गवर्नमेंट सेज कि वो एक नया क्रिप्टो बिल यहाँ पे लेकर आएंगे, और साथ में ही शी सेज कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं इंडिया में दैट आर अलाउिंग द क्रिप्टो करेंसी को जो अलाउ करती हैं उनको यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा, उनको नहीं चलाने दिया जाएगा जो प्राइवेट है, एंड इट विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द न्यूज़। गवर्नमेंट एक वर्क कर रही है एक न्यू बिल पे क्रिप्टो करेंसी, जो कि यहाँ पे रैपिडली जो चेंजिंग हमारी डायमेंशन है वर्चुअल करेंसी स्पेस में उसमें उस पर यहाँ पे फोकस करेगी। बिल प्रेजेंट किया जाएगा कैबिनेट को और ऑनगोइंग सेशन यानी कि विंटर सेशन में सामने लेकर आया जाएगा। एनफोर्सिंग डायरेक्टरेट ईडी ने प्रॉबिंग किया है 8 केसेज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड। यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि अगर हम लोग क्रिप्टो पे कोई बिल लाते हैं या इसको अलाउ करते हैं एज अ डिजिटल करेंसी और एनी अदर फॉर्म, तो इसके रिगार्डिंग फ्रॉड भी हो रहे हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ बिफोर स्ट्रेसिंग दैट शेयरिंग मोर इन्फॉर्मेशन माई नॉट बीन अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप लोग ज़्यादा शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो में तो माइट नॉट बी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में वो नहीं होनी चाहिए, स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, राइट टू प्राइवेसी का भी फोकस यहाँ पे किया जाएगा। मिनिस्टर वॉज आंसरिंग क्वेश्चन पॉजिंग बाय द सेवरल एमपी ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है भाई? क्वेश्चन आवर इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कब कहाँ पे होता है? ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन लोकसभा और इन पार्लियामेंट, ABC, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है वो बताना है। पार्लियामेंट का मतलब आप समझ सकते हो ना कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होते हैं, इवन प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा जो है वो 3 मान लिए जाते हैं। फाइन,
क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल इंक्लूड किया गया था टेंटेटिव लेजिस्लेटिव बिजनेस में। टेंटेटिव का मतलब होता है कि उम्मीद है कि उस चीज़ में एक लिस्ट जो है वो बना ली जाती है उसमें। फॉर द विंटर सेशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल विच सेड प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसी है वो उसको बैन कर दिया जाएगा, क्रिएटेड अ ह्यूज फुरॉर। इसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, अब प्राइवेट के लिए तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए प्राइवेट वालों को तो बैन कर दिया जाएगा, बट गवर्नमेंट विल थिंक ऑन इट। Yes, the last time monsoon session there was a bill, but subsequently because there were other dimension, उस वजह से बिल को रिवर्क यहाँ पे कर दिया गया था। एंड in a way the bill which is coming now is a new bill। अब जो आ रहा है वो नया बिल आ रहा है और उसमें नई क्रिप्टो करेंसी पे फोकस यहाँ पे किया जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे बैन कर रही है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन मीडिया। क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है मीडिया के अंदर उसको भी यहाँ पे बैन यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी नेसेसरी मेजर्स है वो यहाँ पे उठा लिए जाएंगे। मिस सीतारमन सेड द गवर्नमेंट एंड आरबीआई एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज से भी जो है क्वेश्चन कर रही है पीपल को अबाउट द क्रिप्टो करेंसी कि भाई ये एक हाई रिस्क एरिया हो सकता है एंड मोर कैन बी डन टू क्रिएट अवेयरनेस। इसके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला दी जाएगी। ओके, इसके आगे एक न्यूज़ भी है, वो भी हम इसी से रिलेटेड है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। Russia has the red line on Ukraine. It's very important news for today. An escalatory action by the Moscow will be a great concern and trigger consequences US। यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये कहा है NATO अगेंस्ट द डिप्लॉइंग इट्स ट्रूप एंड वेपन्स टू यूक्रेन। उसको यहाँ पे वॉर्न किया है कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन पे कितना मतलब टसल एक तरीके से, ठीक है। आई थिंक मैंने मैप नहीं डाला, बट यूक्रेन का मैप आप एक बार ज़रूर देख लेना। यहाँ पे रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने नाटो को वॉर्न किया है अगेंस्ट डिप्लॉइंग इट्स ट्रूप, क्योंकि जो ये ट्रूप्स है अपनी जो सेना है वो यूक्रेन के वहाँ पे अलाउ किया है, वेपन्स यूक्रेन को दिए हैं, तो इसलिए उसको वॉर्न यहाँ पे किया गया। सेइंग इट्स रिप्रेजेंट अ रेड लाइन फॉर द रशिया। ये लगता है कि रशिया के खिलाफ आप जा रहे हो, मतलब नाटो इज़ अगेंस्ट फॉर द रशिया, इसीलिए वो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है एंड इसकी वजह से नाटो को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को जो है वो यहाँ पे मिलेगा। कमेंटिंग ऑन वेस्टर्न कंसर्न अबाउट द रशिया एलिजेड इंटेंशन टू इन्वेड यूक्रेन, ही सेड द मॉस्को इज इक्वली वरिड अबाउट द नाटो ड्रिल्स नियर इट्स बॉर्डर। वो बोल रहे हैं कि जो मॉस्को है वो भी सेम इक्वली वरिड है नियर इट्स बॉर्डर। स्पीकिंग टू द पार्टिसिपेंट ऑफ एन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फोरम, रशियन के प्रेसिडेंट ने इस बात को बोला और उन्होंने कहा है कि जो थ्रेटेंड है, जो खतरा है मॉस्को का, वो यहाँ पे बढ़ गया है और मॉस्को की कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए जो खतरा है वो यहाँ पे बढ़ गया है। उन्होंने कंसर्न किया नाटो कुड इवेंचुअली यूज द यूक्रेन टेरिटरी टू डिप्लॉय मिसाइल कैपेबल ऑफ रीचिंग रशियाज कमांड सेंटर इन जस्ट 5 minutes, राइट। हाइपरसोनिक मिसाइल, हाँ, उन्होंने कहा कि मॉस्को जो है इस थ्रेट को काउंटर कर सकता है, मतलब इस थ्रेट को बचा सकता है यूजिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या चीज़ है? वी वुड नॉट नीड टू डेवलप समथिंग सिमिलर टू टारगेट दोज हु थ्रेटन अस, ठीक है। हमें उतना ही करना होगा जो सामने वाला करे, उसके बराबरी की चीज़ करनी होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल बाद में आप लोग जो है वो कर लेना, फाइन। न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल दैट इज सेट टू एंटर सर्विस विद द रशियन नेवी अगले साल जो रशिया के नेवी में आ जाएगी उसको यूज़ करने की बात की गई है। एंड इट वुड ऑल्सो जस्ट नीड 5 minutes टू रीच दोज हु इशू ऑर्डर्स, ठीक है। जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एट 9 times एट द स्पीड ऑफ द रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे भागेगी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, फाइन। नेक्स्ट है भाई अपने सामने कोर सेक्टर ग्रोथ रीबाउंड। कोर सेक्टर ग्रोथ के बारे में यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है। देयर आर द 8 कोर सेक्टर, यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो शामिल होती है। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं या 8 कोर जो सेक्टर है उनकी ग्रोथ किस प्रकार है, यानी कि कौन सा सबसे सुपीरियर है, फिर नीचे वैसे वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो बी फोकस्ड ऑन इट।
सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट ड्राइव अक्टूबर 7.5% एक्सपेंशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। इंडिया का जो कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ एक्सिलरेट हुआ है अक्टूबर के अंदर अकॉर्डिंग टू द ICI जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि 7.5% एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिला है। कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट में? सीमेंट, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी। बी रिमेंबर द 4-1, राइट। ऑल सेक्टर एक्सेप्ट द क्रूड ऑयल को छोड़ के यहाँ पे पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। 7.3% बढ़ोतरी आपको पिछले 4 महीनों में अभी देखने को मिली है। कोल एंड सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो 14.6 और 14.5% जो है वो बढ़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 2.8% बढ़ी है। ठीक है, ग्रोथ स्टील आउटपुट में ये बोल रहे हैं स्लो टू एन 11 मंथ लो 0.9 मार्किंग 6 सक्सेसिव मंथ ऑफ डिसलेरेशन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिछले 11 महीनों में थोड़ा सा ही आपको लो देखने को मिला है स्टील के आउटपुट में, दैट इज अ 0.9%। सितंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी एक्सपेंड हुआ है 3.7%। मतलब सितंबर से आज का अगर आप कंपेयर करते हो तो इसमें भी पॉजिटिव ग्रोथ आपको मिली है, एक्सेप्ट द क्रूड ऑयल। बाकी सारे 7 प्रोडक्ट में आपको ग्रोथ जो है वो मिली है। The divergence in the double-digit growth of the cement with the marginal rise in steel is reflective the cutbacks in auto production में आपको कहीं ना कहीं कटबैक देखने को मिला है। ये वाली चीज देखो भाई, ये डाटा देखो, आपको याद करना पड़ेगा भाई। परसेंटेज नहीं कह रही मैं कि कितना कितना परसेंट हुआ है, ये जरूर याद करना पड़ेगा कि किसी में पॉजिटिव ग्रोथ मिली है और किसी में नेगेटिव या किसी में न्यूट्रल मिला है। वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइन। नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी जो प्रोडक्ट है वो इतना परसेंट यहाँ पे बढ़े हैं और आउटपुट इतना आपको देखने को मिला है। ओवरऑल ग्रोथ हमें 7.5% इस साल जो इस महीने जो है वो देखने को मिली है। 8 कोर सेक्टर में 40.27 पूरे सारे प्रोडक्ट का इतना कैरी ये करते हैं। IIP के हिसाब से ये बात जो है वो बोली गई है। 8 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है और फर्टिलाइजर है। कौन सा हाई है कौन सा पीछे वो आपको याद लेटेस्ट में याद रखना पड़ेगा। IIP क्या है? IIP ये होता है कि पर्टिकुलर साल में या पर्टिकुलर पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है, कितना प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी इस साल ज़्यादा बनी, नेचुरल गैस ज़्यादा बनी, पिछले महीने के कंपेयर में इस महीने कितने बनी, वो एक कंपेयर करना, वो एक इंडेक्स बनाना IIP का जो काम यहाँ पे होता है। ब्रॉड सेक्टर इस्तेमाल होते हैं माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 ब्रॉड सेक्टर पे मेजर ये करता है। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज आती है भाई डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। यहाँ पे ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हुआ है यानी कि कमी आप लोगों को देखने को मिली है। मैंने आपको कई दिनों पहले एक न्यूज़ भी बताई थी, हरियाणा पंजाब के अंदर कई सारे ऐसे गांव मिले हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बिलो हो गया है। यानी कि अगर मान लीजिए ये ज़मीन है और हमें नॉर्मली इस जगह से पानी मिल जाता है व्हेन वी आर डिगिंग, बट कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें हमने इतना डिग करना पड़ा है जब जाके यहाँ पे पानी हमें मिला है, मतलब वो कम हो गया है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से निकाली गई है और बोला गया है कि 33% वेल को मॉनिटर किया है और पता चला है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वहाँ पे 0 से 2 मीटर की रेंज में कटौती हुई है, डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे 4.0 मीटर से भी ज़्यादा डिक्लाइन आपको कुछ जगह पे मिला है, स्पेशली न्यू दिल्ली, चेन्नई, इंदौर मेट्रो सिटीज़ में। ठीक है, तो दिट्स वेरी अलार्मिंग। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया की बात करें तो यूनेस्को का वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2018 में और तब ये बताया था कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का, यानी कि हम लोग ज़मीन में से सबसे ज़्यादा पानी जो है वो निकाल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर टू नेशनल ग्रोस डोमेस्टिक इज नेवर मेजर्ड। ये कभी नहीं देखा गया कि ज़मीन से निकले वाला पानी GDP को कितना हेल्प करता है। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। टोटल जो एस्टिमेटेड डिप्लेशन है वो इतना आप लोगों को पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा। रीज़न ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हम क्रॉप से इतने वो करते हैं भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन में इंटेंसिव क्रॉप को ज़्यादा फोकस किया गया था, है ना, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा किया गया था। पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड से हम लोग निकालते हैं पानी। सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से भाई इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से यूज़ की जा रही है। हाई MSP देना वाटर इंटेंसिव क्रॉप के लिए, जैसे कि पैडी के लिए, है ना, राइस के लिए, वैसी वाली क्रॉप्स के लिए। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, वाटर जो कंटामिनेशन है एज इन केस ऑफ पॉल्यूशन बाय लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इनएडिक्वेट रेगुलेशन, दिस इज ऑल्सो थिंग।
तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के लिए गवर्नमेंट के स्टेप क्या है, जल शक्ति अभियान, डिटेल प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मास्टर प्लान टू आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, और इसके साथ नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, अटल भूजल योजना और कुछ और अप्रोच जो है वो यहाँ पे ली गई थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन वगैरह, ये भी आप थोड़ा स्टेट वाइज पढ़ लेना। ये न्यूज मैंने आपको करा दी। सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है, यहाँ पे सीबीडीसी ने बोला है कि एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। गाइस, एक होती है फिएट करेंसी और एक होती है आपका लीगल टेंडर, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फिएट करेंसी का मतलब होता है कि वो करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है, यू कैन ट्रेड इन दैट, बट आप उसको फिजिकली अपीयरेंस में यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड एंड सिल्वर, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इन बेटर वे। ठीक है, एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर हमारी क्या है, हमारी फिएट करेंसी, यानी कि गवर्नमेंट ने उस चीज को अलाउ कर दिया है कि भाई आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपकी फिजिकली इस तरीके से वो चीज नहीं हो सकती। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने उस फिजिकल करेंसी को, जैसे रुपी को अलाउ किया है कि आप इसमें जो है वो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, अब अगर मैं बात करूं 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसकी मान्यता वापस जो है वो यहाँ पे ले ली है। 500 रुपए के पुराने नोट की मान्यता नहीं है, 500 रुपए की नए नोट की मान्यता है। 2000 रुपए एक क्या है, लीगल टेंडर है, यानी कि अगर आप उस नोट को बैंक में देते हो तो बैंक वाला खुशी खुशी ले लेगा, फाइन, सवाल नहीं करेगा। आरबीआई ने प्रपोज किया है कि आरबीआई एक्ट जो 1934 था उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, और जो बैंक नोट की जो डेफिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आएंगे। क्रिप्टो करेंसी में जितने भी प्राइवेट हैं वो उनको बंद कर दिया जाएगा विद रिगार्डिंग सम एक्सेप्शंस। ठीक है, और एक नया बिल यहाँ पे ज्वाइन जो है वो कर लिया जाएगा। फिएट करेंसी, ये देखो यहाँ पे भी है, इट्स अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी जो कि नॉट बैक बाय कमोडिटी से बैक नहीं होता, सच इज गोल्ड। फिएट गिव सेंट्रल बैंक को ग्रेटर कंट्रोल देता है ओवर द इकोनॉमी। अब देखो, आरबीआई के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी पे कंट्रोल कर पाएंगे वो, है कि नहीं। अकॉर्डिंगली वो कितना मनी प्रिंट करते हैं वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है, दैट इज अ थिंग। इससे क्या होगा कि एक तो एड्रेस, जितने भी मैल प्रैक्टिस हो रहे हैं, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको यहाँ पे एड्रेस किया जा सकेगा, वोलेटिलिटी को चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, डिजिटल करेंसी जो प्रॉक्सी वॉर जो यहाँ पे चल रही है उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट जो है वो कर सकेंगे। सिग्निफिकेंस, एक तो जो कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी, जो बिना इंटर बैंक सेटलमेंट के उन्हें बिना जो रियल टाइम पेमेंट है वो अच्छी हो जाएगी। इंडिया का हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जो डैमेज है पब्लिक को उसमें कमी आ जाएगी, राइट। यूजिंग द प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के केस में जो डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन है उनका पता चल जाएगा, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। वी डू नॉट नीड एनी थर्ड पार्टी और अ बैंक फॉर इट, राइट। और भी काफी चीजें हैं जो यहाँ पे देख ली जाएंगी, प्लीज बी डिटेल। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम के अंदर एमएसएमई के लिए बोला जा रहा है कि उनके लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। गिव मी अ मोमेंट। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, डिफेक्ट से मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस तरीके की स्कीम, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जहाँ पे कस्टमर को कोई डिफेक्ट नहीं दिखेगा। कंसेप्ट इस फोकस किया जा रहा है कस्टमर पे। और जीरो वेस्ट से मतलब या इफेक्ट से मतलब है कि उस चीज से कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होगा, सॉलिड वेस्ट नहीं होगा। तो एमएसएम ये जो स्कीम है ना 2016 में इस्तेमाल की गई थी एमएसएमई के द्वारा, और सर्टिफिकेट उन्हीं को इस तरीके से दिया जा रहा था कि आप कस्टमर पे फोकस करते हो और इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप उस चीज़ पे फोकस करते हो। अगर कोई भी एमएसएमई ऐसा करती है तो उसे जेट सर्टिफिकेशन और रेटिंग जो है वो दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम एमएसएमई इंडस्ट्री लगाते के साथ साथ हम अपना इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, क्वालिटी टूल दे रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड को, और मेक इन इंडिया कैंपेन पर भी फोकस हम लोग कर रहे हैं। फाइन, बाकी चीजें आपको थोड़ा पढ़नी पड़ेंगी। सिंपल न्यूज है, यू कैन रीड इट योरसेल्फ। ठीक है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोडक्ट क्या है देख लेना।
तीवा ट्राइब एंड द वांचुआ फेस्टिवल, ये क्या है? ये फेस्टिवल तीवा जो ट्राइब है वो उनके द्वारा किया जाता है ताकि उनका जो अच्छा जब हार्वेस्ट होती है, अच्छी जब फसल उगती है, तब ये तीवा ट्राइब जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे सॉन्ग एंड डांस और रिचुअल्स होती हैं। एंड तीवा ट्राइब एसोसिएट करते हैं बाउंटीफुल हार्वेस्ट के विद हायर पावर फ्रॉम द नेचर। यहाँ पे प्रकृति की पावर पर फोकस किया जा रहा है, मतलब उसको यहाँ पे डेडिकेशन दी जा रही है। एंड तीवा ऑल्सो नॉन एज अ लालुंग के नाम से भी इसको जो है वो जानते हैं। असम और मेघालय की इनहैबिटिंग इंडिजिनियस कम्युनिटी आपकी ये है, और एपी और मणिपुर में भी मिल जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी रिमेंबर। ठीक है, इस तरीके की न्यूज़ आपको नोट्स करके ज़रूर रखनी होती है। ड्रग ट्रैफिकिंग अफगानिस्तान में ड्रग मेजर सोर्स है रेवेन्यू फॉर द तालिबान के लिए, और जो ट्रैफिकिंग हो रही है वो इकोनॉमी को कोलैप्स कर देगी। तालिबान विल रिलाई हैवीली ऑन द ड्रग मनी टू मेंटेन कंट्रोल ओवर देयर कैडर्स। और लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाएगा तो अफगानिस्तान ने 37% इंक्रीज वहाँ पे देखने को मिला है, जो कि खतरनाक है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 21 की बात करें तो 275 मिलियन पीपल इस्तेमाल करते हैं ड्रग को, और पिछले 36 मिलियन पीपल जो है वो सफर्ड किए हैं ड्रग यूज डिसऑर्डर से। ड्रग को यूज करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो डिसऑर्डर जरूर होगा, और 36 मिलियन पीपल इस चीज से सफर कर रहे हैं। राइज इन यूज ऑफ कैनबिस, कैनबिस पता है ना आपको, ड्रग एक कैनबिस होता है। पैंडेमिक के दौरान देखा गया है कि कैनबिस का जो यूज़ है वो बढ़ गया है बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्री। नॉन मेडिकल फार्मास्यूटिकल ड्रग का नॉन मेडिकल जो यूज़ है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 मिलियन पीपल ग्लोबली इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग, हाफ ऑफ देम हैज़ अ हेपेटाइटिस सी से भी सफर्ड वो हो रहे हैं। ओपियोइड्स कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट बर्डन और डिजीज लिंक टू द ड्रग अब्यूज के होने की वजह से इस देखा गया है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है? एक तो नशा मुक्त भारत अभियान, ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी नशा मुक्त भारत अभियान से, जहाँ पे इंडिया ने अचीवमेंट हासिल की थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ड्रग लेते थे, उनको यहाँ से मुक्त जो है वो कराया था। बी रिमेंबर कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है एंड एम्पावरमेंट, उसको यहाँ पे वर्क जो है वो कर रही है। ठीक है, चलो ये लास्ट न्यूज़ है, प्लीज़ आप इसको खुद से कर लीजिएगा। ओके, तो ये न्यूज़ अपनी हो चुकी है। और आज का जो 2 दिसंबर का जो न्यूज़ एनालिसिस है गाइज, वो भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसकी आप टेंशन ना लें। 1 दिसंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, और 2 दिसंबर के क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगी कि वो भी अपलोड कर दूँ। सो आई होप आज का न्यूज़ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस, सो प्लीज़ डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल दैट इज अ इनक्वेस्ट IAS। फाइन, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस का आंसर देना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।